हेलो बानी। आई एम ऑडिबल। आपकी आवाज नहीं आ रही। रही है। हाँ जी, हाँ जी। अभी ओके है। हेलो। हाँ जी, अभी आ रही है मैम। ओके ओके। यस मैम। तो हम दो। ओके ओके, तो बानी आप अपनी क्वालिफिकेशन बताइए। इन माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैम, मैंने अपनी ग्रेजुएशन है वो 2017 में कंप्लीट की है। आफ्टर दैट मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है 2019 में कंप्लीट की है, और उसके बाद मैंने अपनी बैचलर्स इन एजुकेशन है वो 2022 के अंदर कंप्लीट की है। मैं वन टाइम नेट क्वालिफाइड हूँ। ओके ओके। आपके पास बानी जो एमकॉम में सब्जेक्ट थे, फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट बताइए आप। मैम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड इकोनॉमिक्स। ओके, सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में मेरे पास कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, ये थे मेरे। ओके ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बानी आपके लिए कि मान लीजिए कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आंसर आप इफेक्टिवली कैसे दोगे, कैसे अपने आंसर को इफेक्टिव बनाओगे। सबसे पहले मैम क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर देने की कोशिश करूंगी, और जैसा क्वेश्चन पुट किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो मेरे को, अगर मेरे को उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल नॉलेज है तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर जो अट्रैक्टिव वे में, बेसिक वे से और हाई वे तक देने की कोशिश करूंगी। उसके अंदर ये है कि मैं कोई भी जैसे डेफिनेशन प्रोवाइड करूँ या कोई टॉपिक के बारे में बता रही हूँ तो उसको एग्जाम्पल से रिलेट करके मैं उसको बताने की कोशिश करूंगी। ओके ओके, बात करते हैं अगर ड्रेसिंग सेंस की, तो किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे पॉजिटिव इमेज से। सबसे फर्स्ट ऑफ तो मैम जो भी ड्रेस वियर करेंगे वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, एंड कलर का भी इसके अंदर इफेक्ट रहता है। जैसे ऑफ कलर है या फिर बिल्कुल जो पिक कलर होते हैं उनको मैं प्रेफरेंस देना चाहूंगी। और इसके अंदर जो ड्रेसिंग जो वियरिंग सेंस है वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, ताकि वो एक टीचर के जो ड्रेसिंग सेंस है उसको रिप्रेजेंट कर सके। ओके ओके। तो बानी आप एज अ कॉमर्स टीचर कौन कौन से मेथड्स को अडॉप्ट करोगे जब आप स्टूडेंट को टीच करोगे। लाइक आपके मेथड्स होते हैं, लेक्चर मेथड होता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, टीम टीचिंग मेथड होता है। मैम मैं डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मेथड अपनी एजुकेशन के अंदर यूज करूंगी, क्योंकि कई बार टीचर स्टूडेंट्स को एक मेथड से समझ में नहीं आता है तो मैं दूसरे मेथड का वहाँ पे यूज कर सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल लेक्चर मेथड के अंदर मैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसके अंदर बच्चे को थ्योरेटिकल नॉलेज जो है लेक्चर मेथड के थ्रू प्रोवाइड करवा सकती हूँ। लेक्चर मेथड के अंदर मैं अपने जो टॉपिक है उससे रिलेटेड एग्जांपल है या कोई सिचुएशन प्रेजेंट करके जो क्लासरूम की जो टीचिंग है वो और भी ज्यादा इफेक्टिव बना सकती हूँ। और जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है उसके अंदर जैसे मैं मॉडल वगैरह प्रेजेंट करके, जैसे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का हो गया, टर्सरी सेक्टर हो गया, प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, इनके बारे में एक मॉडल प्रेजेंट करके अपनी टीचिंग को और भी ज्यादा इफेक्टिव बना सकती हूँ। तो ये डिफरेंट टर्सरी डिफरेंट मेथड है वो यूज करते हैं। टर्सरी सेक्टर एक्सप्लेन कीजिए बानी। ट्रेजरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर के भी नाम से जानते हैं। इसके अंदर सर्विस सेक्टर के अंदर जैसे जो बैंकिंग सर्विसेज है वो शामिल की जाती है, इंश्योरेंस सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है, वो इसके अंदर शामिल की जाती है। ओके ओके। सो अब ट्रायल बैलेंस की लिमिटेशन बताइए। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो लिमिटेशन वो यही है कि कई एरर ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस के बनाने से हमें पता नहीं चलते। जैसे एरर ऑफ ओमिशन हो गया, एरर ऑफ कमीशन हो गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया, एरर ऑफ कॉम्पनसेटिंग हो गया, और एक एरर जिसके अंदर हम किसी रॉन्ग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे राम के अकाउंट को हमने डेबिट करना था, हमने उसकी जगह श्याम के अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो ये एक रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग के कारण जो एरर होता है उससे ट्रायल बैलेंस तो मिल जाता है लेकिन वो सही रिजल्ट प्रोवाइड नहीं कर पाता, क्योंकि उससे दो अकाउंट इफेक्टेड हो चुके हैं। ओके ओके, एरर ऑफ प्रिंसिपल एक्सप्लेन कीजिए। एरर ऑफ प्रिंसिपल के अंदर ये होता है कि कई बार हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसको तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हैं। जैसे हमने कोई मशीन की रिपेयरिंग करवाई है तो हम उसकी जगह रिपेयरिंग अकाउंट में डालने की जगह उसको मशीन अकाउंट में डाल देते हैं, तो ये हमारा एक एरर ऑफ प्रिंसिपल है।
ओके ओके, डिफाइन द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जैसे कोई बिजनेस के अंदर मशीन होती है, उसके रेगुलर यूज के कारण, ऑब्सोलेंस के कारण, या फिर टाइम ड्यूरेशन के कारण उसकी जो वैल्यू के अंदर, मॉनेटरी वैल्यू के अंदर जो रिडक्शन देखने को मिलता है, उसके मेजरमेंट करने की टेक्निक को ही हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ओके ओके, और हमें डेप्रिसिएशन की नीड क्यों होती है? डेप्रिसिएशन क्या मैम? हमें डेप्रिसिएशन की नीड क्यों होती है? क्यों डेप्रिसिएशन प्रोवाइड? डेप्रिसिएशन हम एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज करते हैं। बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो हमें अनबायस्ड मिल सके, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। टैक्स बर्डन को रिड्यूस करने के लिए, किसी भी असेट्स को हमें रिप्लेसमेंट करना है तो इसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, और हम उसकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। और इसके अंदर जो है ये मेथड, ये इन तरीके से हम कर सकते हैं इसको यूज। ओके ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन बेसिक फैक्टर अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को अमाउंट को इफेक्ट करने वाले जो एलिमेंट है वो उसकी एस्टिमेटेड, सॉरी, कॉस्ट ऑफ एसेट्स हो गया, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स हो गया, और स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट्स। स्क्रैप इनकी वैल्यू को हेल्प से हम एक्सप्लेन जो है कीजिए। इसकी स्क्रैप वैल्यू को स्क्रैप एक्सप्लेन वैल्यू वो होती है, जैसे कोई स्क्रैप वैल्यू होती है कि कोई भी मशीन होता है उसका उपयोगी जीवन काल के बाद यूज करने के बाद भी उसकी कुछ वैल्यू अगर शेष रह जाती है, जैसे उसको हम बाद में बेचते हैं जिस स्क्रैप, तो उससे कुछ अमाउंट रिसीव होती है, तो हमें उसको स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, डिस्क्राइब द डाटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क इन ई बिजनेस। मैम, डाटा स्टोरेज के अंदर ये होता है कि कोई भी डाटा अगर ये बिजनेस के अंदर स्टोर कर जाता है तो उसके अंदर ये रिस्क देखने को मिलता है कि कई बार डाटा के ऊपर है ना अटैक हो जाता है, उसको जो डाटा है वो चोरी हो जाता है, हैक हो जाता है, या फिर डाटा के अंदर कोई संशोधित डाटा में देखने को मिलता है। और इसके अंदर कई बार जो ट्रांसमिशन होती है उसके अंदर ये होता है कि कई बार है ना, जैसे कोई भी हमने ऑर्डर दिया है तो वो ऑर्डर के लिए हमने अमाउंट पे कर दी, लेकिन उसके जो ऑर्डर लेने वाला होता है वो इस बात से मना कर देता है, या फिर ऑर्डर जो है अपने सही एड्रेस पे नहीं पहुंच पाता है, तो ये जो एरर है वो देखने को, ये रिस्क जो देखने को हमें मिलते हैं। ओके, टीनी यूनिट जो सेटअप की जाती है वो कितने तक की इन्वेस्टमेंट तक की जाती है? मैम, इसके अंदर 25 लाख तक की लिमिट होती है। ओके, कॉटेज इंडस्ट्री के फीचर्स बताइए कुछ। कॉटेज इंडस्ट्री ये होती है कि इसके अंदर है ना, जो इसके जो लगाने वाले होते हैं कॉटेज इंडस्ट्री के, ये अपनी जो प्राइवेट कैपिटल, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट ही होते हैं ये मैम, इनके अंदर ये कैपिटल होती है वो अपनी खुद की निजी पूंजी लगाकर ये छोटे स्तर पर शुरू किए जाते हैं, और इसके अंदर जो उत्पादन होता है वो ज्यादातर अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए कंज्यूम कर लेते हैं, या फिर उसका बहुत ही कम जो बचा हुआ अमाउंट होता है वो मार्केट के अंदर वो सेल करते हैं। और इसके अंदर ये होता है कि जो टेक्निक होती है प्रोडक्शन की वो स्वदेशी तकनीक का ही उसके अंदर प्रयोग किया जाता है, और इसके अंदर श्रमिक है वो बहुत ही कम होते हैं, और प्राय जो फैमिली के सदस्य होते हैं वो ही एज ए लेबर इसके अंदर काम करते हैं। ओके, इंटरनल ट्रेड को एक्सप्लेन कीजिए। इंटरनल ट्रेड एक देश की सीमाओं के भीतर होने वाले व्यापार को हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। ये टू टाइप्स का होता है मैम, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। ओके, फिक्स ऑफ रिटेलर्स कौन होते हैं? फिक्स ऑफ रिटेलर वो होते हैं जो अपनी शॉप को एक ही जगह पे स्टेबल करके एक ही जगह से चलाते हैं, और ये अपने प्रोडक्शन की सेल के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाते। इसके बेनिफिट ये देखने को मिलते हैं कि इससे ये जो है ना कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलायबल होते हैं, क्योंकि एक ही जगह पे अपना बिजनेस करते हैं, कस्टमर को काफी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे उनको होम डिलीवरी करवा देते हैं प्रोडक्ट, और ये उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देते हैं। और इनके पास है ना अदर रिटेलर की तुलना में इनके पास रिसोर्सेज है वो ज्यादा होते हैं। ओके ओके, होलसेलर को वेयर हाउसिंग की नीड क्यों होती है? क्या मैम? होलसेलर को वेयर हाउसिंग की नीड क्यों होती है?
होलसेलर एक पर्सन होता है जो मैन्युफैक्चरर से अगर लार्ज अमाउंट के अंदर प्रोडक्शन को परचेज करता है और छोटी छोटी मात्रा के अंदर रिटेलर को प्रोवाइड करवाता है। इस जब होलसेलर है वो वेयर हाउस की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, तो जो मैन्युफैक्चरर होता है वो बिना किसी चिंता के वो लार्ज अमाउंट के अंदर प्रोडक्शन कर सकता है, जिससे उसको पैमाने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। और ये अपनी एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के ऊपर अपने वेयर हाउस को स्टेबल करके ये जो है प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड करवाता है, और जिस टाइम पे प्रोडक्शन की नीड होती है उसी टाइम पे ये प्रोडक्ट देके टाइम यूटिलिटी है उसको भी देने का काम करता है, उसको क्रिएट करता है ये। और ओके ओके। अच्छा, रिटेलर जो होते हैं उन फैसिलिटी। हाँ जी मैम। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किन किन के लिए जरूरी होता है? किन किन पार्टीज के क्या लिए मैम? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है उसकी जो इम्पोर्टेंस हाँ होती है वो किन किन पार्टीज के लिए जरूरी होती मैम, जो फाइनेंस स्टेटमेंट है ये स्टेक होल्डर के लिए हो गया, और जो पोलिटिशियल इन्वेस्टर है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो क्रेडिटर होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। है? ओके, शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर का डिफरेंस बता सकते हो? नो मैम, शेयर होल्डर तो वो पर्सन होते हैं जो कंपनी की जो शेयर है वो परचेज करते हैं। स्टेक होल्डर वो होते हैं जो इन फ्यूचर कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ओके, मैं इसके बारे में श्योर नहीं। क्रेडिटर के लिए क्या मैम? फाइनेंशियल क्रेडिटर के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इम्पोर्टेंस क्यों है? क्रेडिटर ये जानना चाहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू कि जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उनके जो उन्होंने कंपनी को पैसा दे रखा है या क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रखी है उसको कंप्लीट टाइमली पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ओके, इन्वेस्टर के लिए जरूरी क्यों है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानना? इन्वेस्टर ये जान सकते हैं कि अगर जैसे टू टाइप्स के इन्वेस्टर होते हैं, जैसे एक पर्सन जिसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो ये जानना चाहेगा कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इन फ्यूचर कंपनी उसको प्रॉफिट देगी तो अपनी इन्वेस्टमेंट को कंपनी के अंदर बनाए रखेगा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। अगर पॉलिटिशियल इन्वेस्टर है जो संभावित नियोक्ता है वो ये जानना चाहेगी कि क्या मैं इस कंपनी में पैसा लगाकर अच्छा प्रॉफिट कमा सकता हूँ, ये जानने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। ओके ओके, मैं आपको अभी कुछ आइटम्स बोल रही हूँ, उसको आपको बताना है मेन हेड में क्या होगा और सब हेड में कहाँ पर पुट की जाएगी वो आइटम। लूज टूल बताइए आप, कहाँ पर मेन हेड क्या होगा और सब हेड में कहाँ पर पोस्टिंग होगी? लूज मैम, टूल। लूज टूल जो है बैलेंस शीट। हाँ, लूज टूल जो है बैलेंस शीट की एसेट साइड के अंदर, करंट एसेट्स के अंदर, इन्वेंट्री सब हेड के अंदर शामिल होगी। ओके ओके, वर्क इन प्रोग्रेस और वर्क इन प्रोसेस है, ये करंट एसेट्स है और ये भी इन्वेंट्रीज के अंदर शामिल होगी। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बताइए। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर इसको शो किया जाएगा। ओके ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। मैम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालाइज करने की काफी टेक्निक्स है, जिसके अंदर हम कॉमन साइज स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, इनको हम स्टडी करते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हो? फंड फ्लो स्टेटमेंट है, ये हमें चेंज इन वर्किंग कैपिटल के बारे में बताता है। ये जितनी भी करंट एसेट्स होती है और करंट लायबिलिटी होती है उनके बीच के डिफरेंस को प्रेजेंट करने का काम करता है। ये इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है। ओके, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बताइए। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। ओके ओके, एंड डिफरेंस बताइए हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस के बीच में। जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होते हैं ये कई ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इसके अंदर कंपेयर किया जाता है, लेकिन जो वर्टिकल स्टेटमेंट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनके अंदर एक ही साल के डाटा को ही एनालाइज किया जाता है। और जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होते हैं इसके अंदर जो 2 ईयर्स के डाटा है वो
शामिल किए जाते हैं। जैसे जैसे हम कोई हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट के अंदर डाटा को एनालिसिस कर रहे हैं, मान लो बैलेंस शीट, तो हम 2 सालों का डाटा है वो लेकर चलेंगे और उनके बीच के अंतर के आधार पर हम उनको एनालिसिस करेंगे। और वर्टिकल के अंदर हम इसके अंदर बेस वैल्यू को मानेंगे। जैसे हम बैलेंस शीट के अंदर हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं, तो एक बार हम टोटल असेट्स को बेस वैल्यू 100% के रूप में मान लेंगे, और इसके अंदर एक बार करंट असेट्स को, सॉरी, एक बार जो टोटल असेट्स को और एक बार टोटल लायबिलिटी को 100% मानेंगे। इसके अंदर जो रिजल्ट आते हैं वो परसेंटेज फॉर्म के अंदर देखने को हमें मिलते हैं। और ये जो होता है हॉरिजॉन्टल जो होता है, ये इंट्राफर्म कंपैरिजन में काम आता है, और जो वर्टिकल होता है इंट्राफर्म और इंटरफर्म दोनों के कंपैरिजन में काम आता है। ओके ओके, वर्टिकल एनालिसिस और हम किस नाम से जानते हैं? वर्टिकल एनालिसिस को हम रेशियो एनालिसिस भी बोल सकते हैं, और इसको अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ मैम, पढ़ा है मैंने इसके बारे में। ओके ओके, स्टेट द मीनिंग ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। मैम एनालिसिस एंड और इंटरप्रिटेशन है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर हम इनको एनालाइज करके किसी भी डाटा को सिस्टमेटिक रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, और इसके अंदर हम वस्तुओं की जो कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशन है उनको स्टेबल कर सकते हैं। और जो एनालिसिस होता है वो किसी डाटा को इजी तरीके से कंपैरेटिव फॉर्म में प्रस्तुत करने के लिए यूज किया जाता है। और जो इंटरप्रिटेशन है, ये डाटा को एक इजी वे के अंदर प्रेजेंट करने का काम करता है, जिससे जो यूजर होते हैं इससे मीनिंगफुल रिजल्ट निकाल के और अपने जो डिसीजन है वो ले सके, डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल है ओके ओके, इंटरप्रेटिंग जो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जो एक होता है आपका इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है और आपका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है। ओके, पढ़ा होगा आपने। सो जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है वो ज्यादा इकोनॉमिकली कैसे होता है एक्सटर्नल? मैम जो इंटरनल सोर्स होता है रिक्रूटमेंट का, इसके अंदर जो रिक्रूटमेंट की जाती है किसी पोस्ट के ऊपर, तो वो बिजनेस के अंदर से ही की जाती है। ये ट्रांसफर के थ्रू या प्रमोशन के थ्रू की जाती है, तो इसके लिए आपको कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं होती। तो इससे आपकी कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है, प्लस में ट्रेनिंग वगैरह है वर्कर को वो प्रोवाइड नहीं करवानी पड़ती, तो ट्रेनिंग की कॉस्ट है वो कम हो जाती है, और टाइम भी इसके अंदर बहुत ही कम लगता है, तो इसीलिए ये इफेक्टिव मानी जाती है। ओके ओके, रिक्रूटमेंट आपका पॉजिटिव प्रोसेस है या फिर नेगेटिव प्रोसेस है? रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है मैम। और सिलेक्शन? नेगेटिव प्रोसेस है मैम। कैसे एक्सप्लेन करूं? जो रिक्रूटमेंट होता है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए इनवाइट किया जाता है, तो इसके अंदर हम ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करने की कोशिश करते हैं। और जो सिलेक्शन होता है ना मैम, उसके अंदर है ना, हम जो हमारे लिए जो क्वालिटेटिव स्टाफ है उसको ही हम रखने की कोशिश करते हैं। जो अदर स्टाफ होते हैं उनको हम यहाँ से उनको शामिल नहीं करते। जो हमें जिस स्टाफ की नीड होती है, जिस कैपेसिटी के, जैसे हम एचपीएससी की बात करें तो इंटरव्यू के लिए सिर्फ उन्हीं को रिकॉल किया गया जिन्होंने सब्जेक्ट किया। तो ये सिलेक्शन जैसे जैसे हो रही है तो पीछे कुछ बंदे अब छूटते जा रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक नेगेटिव प्रोसेस है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट कैंडिडेट फॉर राइट जॉब। ओके, इस स्टेटमेंट को डिफाइन कीजिए। मैम स्टाफिंग के अंदर जैसे जैसे जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है और नेचर ऑफ जॉब है वो डाइवर्ट हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग में जो किसी भी पर्सन को राइट जॉब के ऊपर राइट पर्सन को लेके आना बहुत ही एक चैलेंजिंग काम है आज के टाइम। तो इसके लिए जो राइट पर्सन जो जॉब के लिए चाहिए होता है, तो वो इसके लिए कंपनी या कोई भी फर्म है वो जो स्टाफिंग की प्रोसेस है वो करती है, और उसके अंदर अपने बिजनेस के लिए ऐसे पर्सन को हायर करती है जो उस जॉब के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल हो। ये बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए भी काम के लिए हेल्पफुल होते हैं इस टाइप के पर्सन, रिक्रूटमेंट जो होती है, और ये जो बिजनेस का ऑल ओवर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ओके ओके, एलिमेंट बताइए आप डेलीगेशन के। मैम इसके मेनली 3 एलिमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से सपोर्ट करता है? मैम जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये
फर्स्टली तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कारण ही उत्पन्न होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि किसी बिजनेस के अंदर वर्कर काम कर रहे हैं फॉर्मल एनवायरनमेंट में, उनके फॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर भी उनके कुछ फ्रेंड सर्कल या किसी के कारण उनका जो कम्युनिकेशन हो रहा है इनफॉर्मल के अंदर शामिल हो जाता है। फॉर्मल जो इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है ये मैनेजर और जो वर्कर के बीच हेल्थी रिलेशनशिप है वो प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं, जिससे उनके जो पीसफुल इन्वायरमेंट है वो बिजनेस के अंदर क्रिएट होता है, प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। और ये जो है वर्कर की जो वर्किंग कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज करने का काम करते हैं। और ये जो है बिजनेस के अंदर जो इस तरीके की कम्युनिकेशन होती है तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन है वो इजीली हमें एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में इजीली शेयर हो जाती है। तो ये भी इसका एक बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। ओके ओके, अब बात करते हैं हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग कौन से स्ट्रक्चर को एलिमिनेट किया गया है? क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो क्या मैम? ऑडियो वीक आ रही है। ओके ओके, जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंदर कौन से स्ट्रक्चर को एलिमिनेट किया गया है? मैम इसके अंदर 10+2 स्ट्रक्चर है उसको एलिमिनेट करके 5+3+3+4 जो स्ट्रक्चर है उसको इन्वॉल्व किया गया है। ओके, एचआरडी मिनिस्टर का नेम बताइए। एचआरडी मिनिस्टर, इसका नाम अभी ध्यान नहीं है मैम, जयशंकर पोखरियाल शायद। ओके ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। क्या मैम? बताइए, रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी बताइए। मैम जो हमारे पीछे की जो एनईपी है उसके अंदर कुछ खामियां देखने को मिलती है जिसके कारण हमें ये जो एनईपी है वो लाने की जरूरत पड़ी है। जैसे जो पीछे की जो एजुकेशन थी उसके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज के अंदर हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज का जो पोर्शन है वो कम देखने को मिलता था। लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके अंदर जैसे वोकेशनल प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी, जैसे उनको कंप्यूटर अवेयरनेस के कोडिंग वगैरह सिखा रहे हैं। तो ये चीजें इन पीछे की जो कोर्सेज के अंदर एक फॉरेन जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट के लिए हमें फॉरेन लैंग्वेज है वो आनी जरूरी चाहिए थी, जो हमारी पीछे की एजुकेशन पॉलिसी में नहीं थी। लेकिन ये न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है इसमें जो स्टूडेंट है उसको एक फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी और इस ये स्टूडेंट के स्ट्रेस को कम करता है, क्योंकि इसने जो स्ट्रीम सिस्टम है कॉमर्स आर्ट एंड साइंस उसको बंद करने की यहाँ पे बात की है। जो स्टूडेंट है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रीम, और इससे जो उनके अंदर जो स्टडी के प्रति जो इंटरेस्ट है वो और भी ज्यादा क्रिएट हो सकता है। जो पीछे स्ट्रीम सिस्टम के कारण जो स्टूडेंट बन जाते थे उस चीज को ये इंकरेज करने का काम करेगा। ओके ओके, अगर आपने बात की है स्ट्रेस की, तो अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट के लिए स्ट्रेस जरूरी है या नहीं जरूरी है, बताइए। मैम ज्यादा स्ट्रेस जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ हद तक स्टूडेंट के ऊपर स्ट्रेस होना चाहिए क्या, ताकि वो इतना स्ट्रेस होना चाहिए कि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यूसली वो है कर पाए। लेकिन ज्यादा स्ट्रेस है वो उनके लिए हार्मफुल है, उनके लिए फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से हार्म हो सकता है। ओके ओके, so next question is what is the name of the traditional folk dance of Haryana? घूमर नृत्य मैम। Okay, what is the major language spoken in Haryana? Okay okay, what is the major language spoken in Haryana? हिंदी मैम, हिंदी। Okay, which international airport serve Haryana and Chandigarh? इंदिरा गांधी हवाई Repeat स्टेशन। please. क्या मैम? Repeat please. इंदिरा गांधी हवाई स्टेशन। ओके ओके, तो बानी आपका इंटरव्यू यहीं पे खत्म होता है, और अब हम बात कर लेते हैं कुछ आपके इंटरव्यू के रिगार्डिंग कि क्या कुछ रहा, क्या कुछ आपने जो बताया है उसके बारे में। आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा है, जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी नॉलेज है, अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है। सो अगर हम थैंक बात यू। करते हैं, एक्सप्लेन आपने कुछ ज्यादा ही किया है, जितना आपसे पूछा उससे ज्यादा एक्सप्लेन किया है। बट इतना ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करना, जितना आपसे पूछा जाता है उतनी ही बात आपको
एक्सप्लेन करनी है, आप उसके बाद में उसके पीछे रीजन मत बताओ आप, क्योंकि फिर आप जैसे बताओगे तो आप टीचर को क्वेश्चन करने का मौका ही नहीं दे रहे। ओके, और इंटरव्यू के अंदर ये बात देखी जाएगी कि आपको जो है वो नॉलेज, यानी कि आपकी जो नॉलेज कितनी कहाँ तक है कि आप कब स्टॉप कर रहे हो और कब आप आंसर दे रहे हैं। ओके, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें सबसे पहले तो आप सुनिए क्वेश्चन, आप इतना मगन हो जाते हैं अपने आंसर देने में कि आप ये ही नहीं सोच पाते कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, एक तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक्सप्लेन थोड़ा कम करना है, जितना पूछा गया उतना रिप्लाई करो, ठीक है मैम। दैट इज ओके। और फिर आपसे कोई नेक्स्ट ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो रिप्लाई कीजिए, उसको आप आगे एक्सप्लेन मत कीजिए, क्योंकि उनको भी पता है आप सब्जेक्टिव पेपर पास आउट करके आए हो, ऑब्जेक्टिव पेपर पास आउट करके आए हो, तो आपको सारी नॉलेज है, नॉलेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चेक करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका चेक करेंगे कि आप किस तरीके से आप उनको अपना जो आंसर है वो दे रही है। हमें पोलाइटली पॉजिटिव तरीके से हमें आंसर को डिलीवर करना है, हमें इस तरीके से आंसर को देना है कि एक तरीके से उनको नॉलेज भी पता चल जाए और एक सेंस में भी आंसर हो, कि ये नहीं है कि हम बोल ही जा रहे हैं, बोल ही जा रहे हैं। ठीक है, बाकी ऑल ओवर आपका इंटरव्यू अच्छा था, क्वेश्चंस वगैरह का, एंड कुछ मिस्टेक हुई तो वो मैं आपको बता देती हूँ। एंड आपका एक था शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर के बीच का डिफरेंस। ओके, शेयर होल्डर का आपने सही बताया, बट अगर हम बात करते हैं स्टेक होल्डर की, तो स्टेक होल्डर वो पार्टीज होती है जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती है ना कंपनी के रिगार्डिंग, तो वो होती है आपकी स्टेक होल्डर में, लाइक आपके एम्प्लॉयज हो गए, इन्वेस्टर हो गए, कस्टमर हो गए, ये आपके स्टेक होल्डर के अंदर ही इंक्लूड आते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको मैम अब स्किप हो गया था। ओके, कोई बात नहीं, आप बोल दीजिए कि सॉरी सर अभी हम रिकॉल नहीं कर पाती हूँ, देन छोड़ दीजिए, उसको बाद में रिपीट ठीक है। करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, जितना आता है उतना एक्सप्लेन कीजिए आप, एंड बाकी आपका सही था क्वेश्चन। एंड जो वर्टिकल जो एनालिसिस है उसको हम कॉमन साइज एनालिसिस भी बोलते हैं। ओके, क्या मैम? वर्टिकल एनालिसिस है उसको हम कॉमन साइज एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है मैम, कॉमन ओके, साइज। हाँ। एचआरडी मिनिस्टर की अगर बात करते हैं तो एचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल, आपने नेम गलत बोल दिया था।